नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है उस पुस्तक का वाचन कर रहे हैं। पीछे की कुछ कक्षाओं का वाचन हो चुका है। आगे जो हमें पढ़ना है वो है हिंदी की प्रमुख बोलियों के क्षेत्र, जो इस प्रकार है। ओकार बहुला के अंतर्गत आता है ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी। तो ब्रजभाषा कहाँ कहाँ बोला जाता है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर, करौली। बुंदेली जो है उत्तर प्रदेश के झांसी, उरई, जालौन, हमीरपुर में और मध्य प्रदेश के सागर, ओरछा, दतिया, होशंगाबाद में। कन्नौजी इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कानपुर आदि में बोली जाती है। मारवाड़ी जो है जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, जैसलमेर में बोली जाती है। और कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़। गढ़वाली टिहरी, गढ़वाल, चमेली और उत्तरकाशी में बोली जाती है। मालवी जो है उज्जैन, प्रतापगढ़, रतलाम, इंदौर, देवास में बोली जाती है। आकर बहुला के अंतर्गत कौरवी बोली आती है, जो बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद आदि में बोली जाती है। दक्षिणी हिंदी ही आती है आकार बहुला में, जिसके जो दक्षिण भारत में बोली जाती है, बीजा भारत, गोलकुंडा, अहमदनगर, हैदराबाद में। उदासीन आकार बहुला के अंतर्गत अवधी और बघेली आती है, और अवधी अयोध्या, लखनपुर, खीरी, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, फैजाबाद, सुल्तानपुर, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़। दूसरा है बघेली उदासीन आकार बहुला में रीवा, जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर। आप यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये जो मारवाड़ी है वो रीवा, जो उस क्षेत्र के हैं उनके लिए तो ये कठिन नहीं है, लेकिन जो उस क्षेत्र के नहीं हैं वो गुजरात टाइप, रीवा टाइप ऐसा फीलिंग आता है कि है, तो आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। ईकार बहुला के अंतर्गत भोजपुरी आता है, जो भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, बनारस आदि में बोली जाती है। अब हिंदी के 4 महत्वपूर्ण बोलियों की प्रमुख विशिष्टताएं निम्न ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है। ब्रजभाषा की देखिए क्या क्या विशेषता है। यह सौर सैनी है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ओकार बहुला है, स्वर इसमें दीर्घ हस्व और अति हस्व लगता है, मूर्धन्य के जगह पे इसको न बोलते हैं, ड़ के जगह पे र का प्रयुक्त होता है, तालाबी स और दंती स के जगह पे स का प्रयोग होता है, य और व यथावत रहते हैं, ऐ और औ मूल स्वर है, अ विपरीत ध्वनि है। ब्रजभाषा की ये सारी विशेषताएं हैं। और उसके बाद अवधी भाषा की विशेषताएं हैं। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी के अंतर्गत आता है अवधी, ABC हम लोगों ने पढ़ा था। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी अकार बहुला होता है, स्वर इसमें हस्व और अति हस्व है। पांचवा है व्यंजनात् बोली है, मूर्धना के बदले न लगता है, श और श के बदले स का प्रयोग होता है, ल के बदले र का प्रयोग होता है, य व के बदले ज और उ। योजन को जैसे हम लोग जोजन पढ़ते हैं ना, तो वो अवधि के अंतर्गत होता है। ऐ और औ के बदले ऐ और औ होता है, असंवृत ध्वनि है। ब्रजभाषा में विवृत ध्वनि था और अवधि में संवृत ध्वनि है। कौरवी जो है सौर सैनी के अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी, आकार बहुला है, स्वर इसमें दीर्घ और हस्व है, और अ जो है अर्धविवृत ध्वनि है। इसकी इतनी ही विशेषताएं हैं। भोजपुरी जो है मागधी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी है, ईकार बहुला है, स्वर इसमें दीर्घ हस्व और अति हस्व होते हैं ब्रजभाषा की तरह। व्यंजनांत बोली होती है अवधि की तरह। शब्द के मध्य र का लोप हो जाता है, और ल और ड के जगह पे र का प्रयोग होता है, श स ब के जगह पे ह का प्रयोग होता है। मूर्धन्य ध्वनि ही नहीं होती है भोजपुरी में, ड़ स्वतंत्र ध्वनि होती है, अ जो है अर्धविपरीत ध्वनि होती है कौरवी की तरह। आगे हम बढ़ते हैं लिपि। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? कामता प्रसाद गुरु जी की। उन्होंने क्या कहा है कि लिखित भाषा के में मूल ध्वनियों के लिए
जो चिन्ह मान लिया गया है वे भी वर्ण कहलाता है, पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः 3 अवस्थाएं मानी जाती है। चित्रलिपि से प्रतीक लिपि हुआ, प्रतीक लिपि से भाव लिपि हुआ, भाव लिपि से ध्वनि लिपि हुआ, और ध्वनि लिपि आके 2 भाग में बट गया। एक अक्षरात्मक जिसको सिलेबिक कहते हैं, और वर्णनात्मक जिसको अल्फ़ाबेटिक कहते हैं। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक है। याद रखिएगा कि भारत की सारी लिपियां क्या है, अक्षरात्मक है। वर्णनात्मक, रोमन लिपि वर्णनात्मक है, बस रोमन क्या है, वर्णनात्मक है। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रचलित थी, सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि, खरोष्ठी लिपि और ब्राह्मी लिपि। सिंधु घाटी लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंध के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलों पर मिले हैं। सिंधु घाटी लिपि का प्राचीनतम नमूना कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है, जो सिंध के लरकाना जिले में। यहाँ आपको कुछ भी दे सकता है, मोहनजोदड़ो न जगह सिर्फ लरकाना दे या सिर्फ हड़प्पा तथा सिंध दे, तो आपको ध्यान रखना है। डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। किन्होंने कहा है, डिरिंजर महोदय ने सिंधु घाटी लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट यानी भाव ध्वनि मूलक लिपि कहा है। सिंधु घाटी लिपि की ध्वनि चिन्हों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। हंटर मानते हैं ध्वनि चिन्हों की संख्या 253 है। लैंगडन मानते हैं 228 है। गैड तथा स्मिथ मानते हैं 396 है, यानी सबसे कौन है, गैड अथवा स्मिथ 396 है, 396। हंटर 253 मांगते हैं और लैंडन 228 मानते हैं। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना पश्चिमोत्तर भारत के शहबाजगढ़ी, पंजाब के यूसुफजई जिला और मानसेरा, पंजाब का हजारा जिला में अशोक के शिला अभिलेखों में प्राप्त हुआ है। माफी चाहती हूँ। खरोष्ठी लिपि के नामकरण के संबंध में विद्वानों का अभिमत है। विद्वान है चीनी कोश फा वान सू लिन, यानी एक चीनी कोशकार थे फा वान सू लिन, खरोष्ट नामक व्यक्ति से उत्पन्न मानते हैं खरोष्ठी लिपि का। डॉक्टर राजबली पांडे खर यानी गधा के ओष्ठ के समान मानते हैं। सुनीति कुमार चटर्जी जो है वो खरोशोथ से खरोष्ठी मानती हैं। खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसमें 37 वर्ण होते हैं, 5 स्वर होते हैं और 11 व्यंजन होते हैं तथा इसमें संयुक्ताक्षरों का सर्वथा अभाव होता है, यानी कि खरोष्ठी लिपि में संयुक्त अक्षर नहीं होते। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है कि कौन सी लिपि में संयुक्त अक्षर नहीं होते हैं, खरोष्ठी में। ब्राह्मी लिपि के प्राचीनतम नमूने बस्ती जिले में प्राप्त पिपराला के स्तूप में तथा अजमेर जिले के बड़ली गांव के शिलालेख में मिले हैं। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के संदर्भ में प्रमुख मत निम्नलिखित है। ब्रह्मा द्वारा निर्मित लिपि ब्राह्मी कहलाई, एक है। दूसरा, ब्रह्म यानी वेद या ज्ञान के रक्षार्थ लिपि ब्राह्मी कहलाई। अगला है ब्राह्मणों द्वारा निर्मित या प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी कहलाई, यानी जो ब्राह्मणों द्वारा, एक तो ब्रह्मा जी हुए और एक है ब्रह्म जिसे वेद या ज्ञान की रक्षा के लिए ब्राह्मी लिपि कहलाया, और एक ब्राह्मणों द्वारा रचित तथा प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाई। चीनी विश्वकोश फाशवान सू लिन जो 668 ईस्वी का है के अनुसार ब्रह्म नामक आचार्य के आधार पर ब्राह्मी कहलाई। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति को लेकर मुख्यतः 2 मत प्रचलित है। पहला कि यह भारतीय लिपि है, दूसरा यह विदेशी लिपि है। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति भारत से हुई है, इस वर्ग में भी अनेक मत प्रचलित है जो निम्न है। विद्वान जो एडवर्ड थॉमस मानते हैं कि मूल आविष्कारक द्रविड़ थे। जगत मोहन वर्मा मानते हैं कि वैदिक चित्रलिपि से व्युत्पन्न है। श्री आर श्याम शास्त्री मानते हैं सांकेतिक चिन्हों से व्युत्पन्न है। डॉक्टर राजबली पांडे होना चाहिए। डॉक्टर राजबली पांडे मानते हैं कि सिंधु घाटी लिपि से विकसित है।
डाउसन और कनिघन और लसन आर्यों की पुरानी चित्रलिपि से विकसित मानते हैं। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की लिपि से विकसित मानते हैं। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति विदेश में हुई है। इस वर्ग में भी अनेक मत है जो निम्न है। डॉक्टर अल्फ्रेड मूलर, जेम्स पीसेस और सेनार्ट मानते हैं यूनानी या फोनसी से उत्पन्न। डॉक्टर वूलर और डॉक्टर डेविड डिरिगर मानते हैं उत्तरी सामी से उत्पन्न है। टेलर, डिके और कैनन मानते हैं दक्षिणी सामी से उत्पन्न है। वेबर, बेनफे और जेनसन मानते हैं फोनेशिया से उत्पन्न है। अब है डॉक्टर वूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 41 यानी 41 अक्षर थे, 9 स्वर और 32 व्यंजन। ब्राह्मी लिपि के विकास इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ब्राह्मी लिपि 2 वर्ग में है, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली। दक्षिणी शैली के अंतर्गत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। उत्तरी के अंतर्गत गुप्त लिपि आती है जो 4 से 5वीं सदी के अंतर्गत है, और सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि आती है। और इसके अंतर्गत 2 भाग है जो एक है देवनागरी लिपि 9वीं सदी और शारदा लिपि 10वीं सदी। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर वूलर ने न्यून कोणीय लिपि का नाम दिया है। यह लिपि कालांतर से कुटिल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई है। सन 588 से लेकर 89 ईस्वी का बोध गया का अभिलेख सिद्ध मातृका लिपि में ही है। अब आते हैं देवनागरी लिपि। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6ठी सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई है। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत है जो इस प्रकार है। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। अगला है नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। अगला है पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण दिया गया। अगला है श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोण आदि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। 5वां है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा है। देवनागरी की सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट, जो 7वीं-8वीं सदी में हुए हैं, के एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी का वैशिष्ट्य देखिए। देवनागरी लिपि आक्षरिक है। देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है तथा प्रत्येक अक्षर जो है उच्चरित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सुधार। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फांट, जिसे तिलक फांट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया था। ये देखिए सबसे पहले 2-3 प्रश्न हैं कि सबसे पहले देवनागरी लिपि सुधार का किसने आरंभ किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया, तो 1904 में किया है। तो उसको क्या कहते हैं, तिलक फॉन्ट भी कहते हैं। और फॉन्ट, वो जो फॉन्ट होता है ना, इंग्लिश में हम फॉन्ट बोलते हैं, यही वो फॉन्ट है, तिलक फॉन्ट। और उन्होंने 1926 टाइपों का छटाई कर दिया था और 190 टाइपों का एक फॉन्ट बनाया था। सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने अ की 12 खड़ी तैयार की। ये देखिए 12 खड़ी किसने तैयार किया है, सावरकर, महाराष्ट्र के सावरकर बंधु थे, उन्होंने 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ है। सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर
ड़, ञ, ण, न, म के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था। ये देखिए, जो हम लोग अनुस्वार लगाते हैं जिसको न या म पढ़ते हैं संस्कृत में, तो उसका प्रस्ताव किसने दिया था? तो डॉक्टर, हिंदी में भी करते हैं संस्कृत, उसका प्रस्ताव किसने दिया था? श्याम सुंदर दास जी ने। डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव दिया था, यानी मात्रा के बाद जो व्यंजन लिखाएगा वो दाहिनी तरफ लिखाएगा। श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए, जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। ये देखिए कि नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1935 में। कहाँ किया गया? इंदौर में। कितनावें अधिवेशन में? 24वें अधिवेशन में। कि उस समय सभापति कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है सारे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। सम्मेलन में कुल 4 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। इस समिति की कुल 9 बैठकें हुई तथा समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नरेंद्र देव की समिति के रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 से 29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। अब डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। अगला हमारा टॉपिक है राजभाषा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे की कक्षाएं, अभी का भी जो वाचन था वो बहुत महत्वपूर्ण था और इससे प्रश्न बनते ही रहते हैं। राजभाषा वह टॉपिक है जिससे लगभग हर वर्ष प्रश्न बन रहे हैं। तो राजभाषा का वाचन हम अगली कक्षा में करेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।